यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन हमारे साइड से आपको मिलते रहे। अभी हम पढ़ने वाले हैं जीआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग मॉक टेस्ट नंबर 2 है ये। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बता दूं, जिन लोगों को भी कोर्स करना हो अगर जीआईबी का, तो हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज हैं, एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज है और एक है आपका शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ कोर्स है। तो शॉर्ट टर्म कोर्स बेसिकली अगर आपके पास मात्र 10 मिनट भी समय है तो आप ये कोर्स पढ़ के 100% पास कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर थोड़ा समय और ज़्यादा है तो इन डेप्थ वीडियो का भी यूज़ कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म में मिलेगा और इन डेप्थ भी मिलेगा। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 3500 का मॉक टेस्ट है, और सॉरी क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है और रिवीजन नोट्स हैं। दोनों जगह पीडीएफ में होंगे रिवीजन नोट्स। यहाँ वैलिडिटी 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 600 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 800 रुपये, यहाँ दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे यहाँ दाम है 600 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। कॉमन पे करेंगे दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। और जीआईबी सीआईबी का कोई भी मॉक टेस्ट करते हैं, हर एक मॉक टेस्ट में 10 मॉक टेस्ट मिलेंगी, उसका प्राइस है 199 रुपीज़। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके जो क्वेश्चन में है वो आएगा कि जो हमें देखना है और समझना है वो क्या है। केवाईसी गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय आरबीआई अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी केवाईसी गाइडलाइंस जो है ये इशू की जाती है आरबीआई के द्वारा किस कानून के तहत, यानी केवाईसी गाइडलाइंस जो हम इशू कर रही है आरबीआई किस कानून के तहत केवाईसी गाइडलाइंस को इशू कर रही है, ये सवाल है आपका। तो पहला ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। दूसरा है सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट है। तीसरा है सेक्शन 35A ऑफ आरबीआई एक्ट है। सेक्शन डी है सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट है। ये ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। तो पहला चीज़ तो आप ये समझिए केवाईसी गाइडलाइंस किसी भी प्रकार का कानून नहीं है। कानून का मतलब होता है लॉ, तो किसी भी प्रकार का ये लॉ नहीं है। ठीक है, तो ये लॉ है ही नहीं, यानी कानून नहीं है। और ये सारे जो सेक्शंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सारे के सारे सेक्शंस क्या है, कानून है, लॉ है। जब कानून ही नहीं है, लॉ ही नहीं है, तो किसी तरह कोई एक्ट के अंदर ये नहीं आएगा। तो सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, ई ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन आता है, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको समझ के आपको जवाब देने की। क्वेश्चन असल ट्रिकी ही आता है। द 3 मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 मेजर तरह के जो इथिकल इश्यूज है इंक्लूड किए गए एक्सेप्ट। तो यहाँ पे 3 मेजर तरह के इथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं वो इंक्लूड किए हुए हैं, बाकी एक को छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, तो जैसे ए बताया इन्होंने कम्युनिकेशन इश्यूज, बी बताया इन्होंने सिस्टमेटिक इश्यूज, सी बताया इन्होंने कॉर्पोरेट इश्यूज, और डी बताया इन्होंने इंडिविजुअल इश्यूज। तो आपके समझ में क्या होना चाहिए, देखिए इसमें कम्युनिकेशन इश्यूज इथिकल इशू का एक पार्ट हो जाएगा, कॉर्पोरेट इश्यूज भी इथिकल इश्यूज का पार्ट हो जाएगा, और इंडिविजुअल इश्यूज भी इथिकल इश्यूज का पार्ट हो जाएगा। बट सिस्टमेटिक इशू है ये नहीं होगा, इसलिए सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द रिसीवेबल्स ऑफ वेरियस लोन्स एंड ऑब्लिगेशंस आर पुट टुगेदर and distributed amongst investors in which of the following? ए ऑप्शन है लीजिंग, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है सिक्योरिटाइजेशन, डी ऑप्शन है वेंचर कैपिटल, ई ऑप्शन है फॉरफेटिंग। अब इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, क्या समझ में आया आपको। यहाँ बोल रहा है कि जो रिसीवेबल्स है, क्या बोल रहा है, रिसीवेबल्स ऑफ वेरियस लोन्स एंड ऑब्लिगेशंस एक साथ पुट टुगेदर डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स इन्वेस्टर्स, यानी क्या बोलना चाहता है कि एक लोन है। ठीक है, लोन जो है ये समझिए लोन है। ठीक है, लोन ऐसे कई सारे हैं, एक ही लोन नहीं, बहुत सारे लोन ही लोन है। ठीक है, तो लोन से बैंक को क्या मिलता है, बैंक को क्या मिलेगा, लोन से पैसा मिलेगा बैंक को, बैंक है यहाँ पे तो उसको पैसा मिलता है ना जी, लोन को, लोन से बैंक को पैसा मिलता है। पर बैंक को हो सकता है पैसा का ज़्यादा नीड है, या बैंक को हो सकता है ज़रूरत है पैसे का। ठीक है, तो बैंक क्या करेगी, एक बीच की जगह से पैसा उठाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एएमसी। ठीक है, या एससी भी बोलते हैं, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बोलते हैं। ठीक है, एससी बोल लीजिए, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी हो गया शॉर्ट फॉर्म पे, या ठीक है, तो आप सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बोलिए, उसका काम ही है, इसको आप हटा दीजिए एएमसी को। तो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है, उसका काम यही होता है कि बैंक को वो पैसा दे देगी वो। ठीक है, और ये लोन, ये जो भी लोन का अमाउंट होगा, सारा लोन अब इसके पास आ जाएगा। ठीक है, यानी लोन जो है बैंक ने लोन सारा का सारा अब इसके पास हैंड ओवर कर दिया है, और लोन से जो भी बैंक मतलब ईएमआई आती होगी डायरेक्टली अब वो आएगी जरूर बैंक के पास, अब बैंक फिर इनके पास फॉरवर्ड कर देगी। कहाँ आएगी, लोन, लोन आएगा बैंक के पास, कि ईएमआई तो बैंक के पास जाता है, और बाद में वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसने बैंक को पैसा दे दिया है, बैंक को नीड होगा, पैसा दे दिया इसने। और ये क्या करती है, यहाँ पे पब्लिक होती है, पब्लिक बोलिए चाहे इन्वेस्टर बोलिए, पब्लिक मत बोलिए, इन्वेस्टर बोलिए, इन्वेस्टर लोग होते हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो ये जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है
ठीक है। ये सिक्योरिटाइजेशन कंपनी इसको अप्रोच करती है इन्वेस्टर को, ठीक है, और इन्वेस्टर को बोलते पैसा लगाइए आप, तो इन्वेस्टर लोग पैसा लगा के इसको देते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ होता है, ये जो प्रोसेस है, इसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है, सी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कैश for its credit sales, the duly accepted domestic sale invoice are assigned by the seller in the favor of third party. Such purchase of receivables by the third with or without recourse is called as। अब यहाँ क्या बोलता है, एक चीज़ समझिएगा, बोलता है कि आप यहाँ पे कैश ले रहे हो, क्रेडिट सेल्स, सेल्स क्रेडिट मतलब सेल्स की जो सेल्स है ना, सेल्स अभी आपने किया ही नहीं है, ठीक है, समझिए बात को, सेल्स अभी आपने किया, आपने क्रेडिट में ले लिया ना, पैसा पहले ले लिया, जो कि एक्सेप्ट किया जाता है डोमेस्टिक सेल इनवॉइस के जरिए। कैसे एक्सेप्ट करते हैं, डोमेस्टिक सेल्स इनवॉइस के जरिए किया जाता है, और असाइंड किया जाता है सेलर को, जो कि फेवर करेगा थर्ड पार्टी को, ठीक है, किसको फेवर करेगा, ये थर्ड पार्टी को करेगा। इस तरह का जो परचेज है, रिसीवेबल्स है, जो थर्ड पार्टी के साथ विथ और विदाउट रिकॉर्स, उसको क्या बोलेंगे, इसको मैं और आसान भाषा में समझाता हूँ, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है। देखिए सवाल तो कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा एग्जाम में आपको, सीधा सीधा तो कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं कॉम्प्लेक्स ही लाता हूँ सवाल, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। अब समझिए इसको, जैसे एक यहाँ पे कौन है, एक हो गया बायर जो बेचने वाला है, एक हो गया बायर हो गया, बायर नहीं बोलिए, ये बोलिए बायर हो गया खरीदने वाला, और एक हो गया सेलर, यहाँ मैं सेलर लिखता हूँ, ठीक है। सेलर का काम क्या है, सामान बेचेगा, और इसका काम क्या है, इसको पैसा देगा, मनी देगा, है ना, ये मनी दे रहा है इसको। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इस सेलर को पैसे की नीड होती है, मनी चाहिए सेलर को ना, तो बीच में आ जाएगा बैंक, ठीक है, BANK, ठीक है, बैंक है ये, तो बैंक आ गया। अब सेलर को पैसा चाहिए, अब बायर सेलर क्या बोलेगा कि मुझे वो दे दीजिए आप, इन एडवांस दे दीजिए, सेलर क्या बोलेगा बैंक को कि मुझे पैसा एडवांस दे दीजिए, क्रेडिट दे दीजिए, जो आप यहाँ पढ़ रहे हो ना क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट सेल्स, तो इसको एडवांस में पैसा बैंक दे देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक पैसा दे देती है, तो बैंक इसको पैसा दे दिया, मनी दे दिया, नहीं बैंक ने इसको एक तरीके से लोन दे दिया, ठीक है, या पैसा दे दिया, पैसा क्या लोन ही है। अगेंस्ट क्या देगा, तो सेलर को देना पड़ेगा बिल्स, या हम बोल सकते हैं बिल को ही इनवॉइस बोलते हैं हम लोग, क्या देना पड़ेगा, बिल बोल लीजिए, या फिर आप इसको दूसरा भाषा में आप इनवॉइस भी बोल सकते हैं। बिल या इनवॉइस एक ही चीज़ का नाम है, कोई दूसरा चीज़ नहीं होता है, तो बिल बोलिए चाहे इनवॉइस बोलिए, ये अब आपको सेलर जो है वो बिल या इनवॉइस दे दिया किसको, बैंक को, ठीक है। अब बैंक क्या करेगी, बिल और इनवॉइस बायर को दिखाएगी, अब बायर जो होगा वो डायरेक्टली पैसा अब इसको क्रेडिट कर देगा बैंक को, समझ में आई ना बात। तो बायर बैंक को क्या हो गया, सेलर को क्या हो गया, सेलर को वेट नहीं करना पड़ा, सेलर को ये नहीं कि अब बायर बोला अभी पैसा नहीं है 2 महीने के बाद देंगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारा माल उधारी सिस्टम होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि वो माल तो बिक गया है बट अभी पैसा नहीं दे पाए, उधार में चलता है, तो भाई सेलर को तो बेचना है आगे, सेलर को तो पैसा चाहिए, जिसको बैंक से इस तरीके से प्रोविजन किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक सेल्स इनवॉइस के जरिए वो कर सकता है किसी थर्ड पार्टी को फेवर करके। तो इसी चीज़ को पूछा जा रहा है क्या नाम होगा, ए ऑप्शन है सिक्योरिटाइजेशन, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है बिल डिस्काउंटिंग, डी ऑप्शन है फॉरफिटिंग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, इसको हम फैक्टरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टरिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, अब हम बात कर रहे हैं टेली बैंकिंग फैसिलिटी, ये प्रोवाइड किया जाता है बैंकों के द्वारा, थ्रू कैसे प्रोवाइड करेंगे, बैंक कंप्यूटर्स के ऊपर, जो कि बेस्ड होगा कौन सी चीज़ों के ऊपर, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, टेली बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स थ्रू बैंक कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी टेली बैंकिंग फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड करती है किस चीज़ या किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है। ए ऑप्शन है वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है ब्रिक एंड मोटर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है वर्चुअल बैंकिंग। इसमें कुछ आप ऐसे काट सकते हो जैसे ब्रिक एंड मोटर, इसका क्या काम है भाई, टेली बैंकिंग में कोई काम नहीं। इंटरनेट प्रोसेसिंग, यहाँ इंटरनेट से भी कुछ लेना देना नहीं है, वर्चुअल बैंकिंग से भी कुछ लेना देना नहीं है। तो बेसिकली जब आप टेली बैंकिंग आ गया, टेली बैंकिंग में क्या होता है जी, हम लोग मुंह से बोलते हैं, यानी वॉइस का है, कुछ वॉइस का काम होगा, तो वॉइस प्रोसेसिंग सही शब्द हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ई कॉमर्स द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम फिजिकल स्टोर इन मार्केट प्लेस टू, बोलते हैं जहाँ ई कॉमर्स होता है कंज्यूमर मूव करता है फिजिकल स्टोर से मार्केट प्लेस में, क्यों ऐसा करता है। ए ऑप्शन है स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट फार ऑफ प्लेस, स्टोर जो होगा सेलर का कहीं दूर होगा। बी ऑप्शन स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट फार ऑफ प्लेस, स्टोर जो है सेलर का कहीं दूर, स्टोर मतलब दूर लोकेशन में है।
सी ऑप्शन है स्टोर द सेलर नियर द हाउस ऑफ द बायर, और स्टोर जो होगा सेलर का घर के नज़दीक में है बायर के, इसलिए डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो बेसिकली खास करके हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग वहाँ करते हैं, ई कॉमर्स में ऑनलाइन शॉपिंग है तो वहाँ करते हैं जहाँ पे कंज्यूमर का जो सामान है वो इजीली अवेलेबल नहीं है या स्टोर दूर है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हम अब यहाँ पे ANBC इसको बोलते हैं, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट को क्या शॉर्ट फॉर्म है, ANBC हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसके बाद एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट को क्या हम बोलेंगे, इक्वल टू क्या होगा, ये ऑप्शन है ANBC प्लस FCNR। ठीक है, डिपॉजिट्स ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन NBC प्लस इन्वेस्टमेंट्स इन नॉन SLR बॉन्ड्स इन STM कैटेगरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल एज प्राइवेट सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद नाबार्ड फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर टारगेट। सी ऑप्शन NBC माइनस इन्वेस्टमेंट इन SLR बॉन्ड प्लस STM इन STM कैटेगरी। डी ऑप्शन है NBC माइनस FCNR डिपॉजिट। क्या होगा भाई सही ऑप्शन, इस केस से बड़ा सीधा आंसर है, इस केस का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो होता है वो क्या होगा, NBC नेट बैंक क्रेडिट जो भी होगा प्लस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा SLR बॉन्ड्स जो STM कैटेगरी में है, इन्वेस्टमेंट्स जो एलिजिबल होंगे प्राइवेट सेक्टर में, प्लस डिपॉजिट्स होगा नाबार्ड के साथ जहाँ पे फुलफिलमेंट नहीं किया जा सका प्राइवेट सेक्टर जो टारगेट होगी उसका। तो सारा मिला के होता है NBC, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर इंडियन बैंक इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल। बोलता है जो इंडियन बैंक होता है जहाँ इंक्लूड कर दिया गया है किसको, प्राइवेट बैंक को भी, ત્યાં कौन सी जो टारगेट होंगी वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। बोलता है इंडियन बैंक में जहाँ इंक्लूड कर दिया है प्राइवेट बैंक को, यहाँ कौन सी टारगेट है जो एप्लीकेबल नहीं होगी। ए ऑप्शन है ओवरऑल टारगेट -40% ऑफ ANBC। बी ऑप्शन हो जाएगा एग्रीकल्चर लोन -18% ऑफ ANBC। सी ऑप्शन हो जाएगा वीकर सेक्शन -10% ऑफ ANBC। डी ऑप्शन हो जाएगा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस 10% ऑफ ANBC। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कौन सा जो आपका इंडियन बैंक है, जहाँ पे प्राइवेट इंडियन बैंक है जो कि इंक्लूड किया हुआ है प्राइवेट बैंक को, उसमें से कौन सी सी टारगेट है जो एप्लीकेबल नहीं होगी, ये सवाल है आपका। तो ये ऑप्शन आ जाएगा क्या, ओवरऑल टारगेट -40% ऑफ ANBC। नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो टारगेट एप्लीकेबल नहीं है वो पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है कि सवाल को ध्यान से पढ़े। तो ये ऑप्शन तो सही है भाई, बिल्कुल ये टारगेट सेट किया हुआ है। फिर है एग्रीकल्चर टारगेट में लोन में 18% ANBC का, ये भी सही है। वीकर सेक्शन लोन है 10% ऑफ ANBC, ये भी सही है। तो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज में बोलते 10% ऑफ ANBC, ऐसा कोई टारगेट है नहीं एक्चुअली। ठीक है, माइक्रो स्मॉल में कोई टारगेट नहीं है। ठीक है, KVIC में टारगेट है, ठीक है, बट माइक्रो स्मॉल में नहीं है। तो इसलिए इसको हम ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इस केस में डी, ये गलत ही ऑप्शन पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन डेट कुड बी सैंक्शन टू द बोरोवर अंडर रिटेल ट्रेड इन प्राइवेट सेक्टर। बोलता है कि मैक्सिमम लोन अमाउंट क्या होगा जो कि सैंक्शन हम कर सकते हैं बोरोवर को रिटेल ट्रेड में अंडर प्राइवेट सेक्टर पूछ रहा है, प्राइवेट सेक्टर में पूछ रहा है, रिटेल ट्रेड में कौन सा ट्रेड है, शब्द को ध्यान दीजिए, रिटेल ट्रेड पूछ रहा है आपसे। ए ऑप्शन हो जाएगा ₹3 लाख, बी ऑप्शन ₹5 लाख, सी ऑप्शन ₹10 लाख, डी ऑप्शन ₹20 लाख फॉर इसेंशियल एंड नो सेलिंग फॉर अदर कमोडिटीज। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा सी, ₹10 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, नेटवर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर। नेटवर्किंग कैपिटल किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज। बी ऑप्शन हो जाएगा करंट एसेट्स सॉरी ए ऑप्शन है करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा, नेटवर्किंग कैपिटल है। फिर हो जाएगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज हो जाएगा। सी ऑप्शन लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेज हो जाएगा। डी ऑप्शन है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग। एक चीज़ हमेशा याद रखना आपको, जब भी हम बात कर रहे हैं नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, और ये वर्किंग वर्किंग का मतलब होता है कि हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन है ये, क्या है ऐसा समझिए ना आप, शॉर्ट टर्म, ठीक है, आपका शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, ठीक है, लोन भी मत बोलिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपके पास, जो कि बेसिकली 1 ईयर तक हो सकता है, मैक्सिमम कितना होगा 1 ईयर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हम इसको बोलेंगे नेटवर्किंग कैपिटल बोलेंगे। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है अच्छे से। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स हो जाएगा, उसमें माइनस करना है करंट लाइबिलिटीज को अदर देन बैंक बोरोइंग, ये सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है,
और जो लोग भी JIB का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी दो तरह का कोर्सेज है। जहाँ समय कम हो तो आप शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स को भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला कोर्स जो है। और अगर आपको थोड़ा सा समय हो, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो कोर्स कर सकते हैं। इन डेप्थ मतलब थोड़ा डिटेल्ड होता है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 का क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। यहाँ प्रिंसिपल्स का पेपर करेंगे दाम है 600 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम है 800 रुपये, 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम है 600 रुपये, 1200 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। अगर आप JIB CIB का किसी का भी आप मॉक टेस्ट लेते हैं, 10 मॉक टेस्ट लेते हैं, तो उसका दाम है 199 रुपीज़ किसी पेपर का। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9 685 1 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आई डी हो जाएगा seat123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।